साथियों देखिए यहाँ पे 3 छोटे महात्मा रखे हुए हैं। एक जन कह रहे हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो यहाँ आप सभी को कहना चाहूँगा, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बुरी प्रॉपर्टी मत देखिए, बुरी प्रॉपर्टी मत सुनिए और ना ही कोई ऐसी चीज़ सोचिए जो आपके लिए सही ना हो। और ये कैसे जानेंगे, इसके लिए आपको लगातार सौदागर देखना चाहिए। इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियाँ मिलती रहें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस सवाल जवाब के एपिसोड में, जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। हमने आज भी कई सारे सवाल आप लोगों के लिए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अभिषेक पाटिल जी हैं, इन्होंने लिखा है आई वॉच योर वीडियो रेगुलरली, हैव बुक्ड ए ड्यूप्लेक्स इन स्काई लक्स 3 BHK, इज इट ए गुड डिसीजन, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड, ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल इफ यू कैन मेक वीडियो स्पेसिफिकली फॉर स्काई लक्स, थैंक्स। देखिए अभिषेक जी, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि तमाम लोगों के जो है प्रोजेक्ट रिव्यू रिलेटेड और प्रोजेक्ट में किस तरीके से जो है चीज़ें रहेंगी, इसके लिए जो है लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए हों या फिर कमेंट के जरिए हों, और कई लोग व्हाट्सएप पे भी अपने जो भी समस्याएं हैं वो भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका एक तरीके से है कि भाई स्काई लक्स, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप ये स्काई लक्स जो सेवालवाड़ी में है, जॉयविल का सेगमेंट है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ अच्छी बात ये है कि सोलापुर हाईवे पे लग के है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ड्यूप्लेक्सेस दिए जा रहे हैं वो अपेक्षाकृत ठीक ठाक साइज के हैं। वैसे अब ड्यूप्लेक्स जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, क्योंकि ड्यूप्लेक्स का मतलब है लग्जरी। अगर वो बड़ा स्पेस होगा तो ड्यूप्लेक्स का मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप बहुत छोटे जो है ड्यूप्लेक्सेस ले रहे हैं तो कहने के लिए वो ड्यूप्लेक्सेस जरूर होगा, पर ड्यूप्लेक्स का जो पर्पज़ होता है वो सॉल्व नहीं करेगा। तो अच्छी चीज़ ये है कि एरिया ठीक ठाक है, हाईवे से लगा हुआ है, आसपास काफ़ी ओपन स्पेस है। पर जो निगेटिव पॉइंट वो ये है कि सोलापुर हाईवे पे अक्सर आप देखते हैं ट्रैफिक की समस्या लगी रहती है, और अगर आपको रेगुलर फ्रिक्वेंटली जो है ट्रेवल करना है तो कहीं ना कहीं एक जो है समस्या का विषय हो सकता है। अगर आप किसी मान लीजिए मगरपट्टा की तरफ आप आ रहे हैं या सेंटर ऑफ सिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है ट्रेवल नहीं करना होता है, वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मॉडल में चल रहा है और आपको लगता है ये लंबे समय पे चलेगा, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आने वाले समय पे अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें इंप्रूव होती है, जैसे मेट्रो वगैरह की बात चली है, अगर उसका कुछ DPR वगैरह आता है, क्योंकि एक बार DPR आएगा, काम चालू होगा, तो ये 5-6 साल की चीज़ें हो गई आज से, और आपका जो पोजीशन वो भी आज से 3-4 साल के बाद मिलना है। तो एक चीज़ एडेड एडवांटेज हो सकता है, पर आज के केस में डिस्टेंस, ट्रैफिक, समय, ये एक समस्या हो सकता है। बाकी चीज़ें तो एक तरीके से एडवांटेजेस लग रहे हैं वहाँ पे। पर जहाँ तक आप रिव्यू की बात कर रहे हैं, कोशिश रहेगी कि इसका डिटेल रिव्यू लाया जाए। वहाँ के आसपास का हमने तमाम जो है रिव्यू, चाहे जॉयविल के अलग सेगमेंट रहे हों, चाहे अभी हमने देखिए मैंगो ट्री प्रोजेक्ट जो इनका था, तो इसको भी हमने रिव्यू किया हुआ है। और आसपास के लोकेशन को समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अतुल जैन जी हैं, इन्होंने लिखा है व्हाट इज द राइट वे ऑफ पार्किंग अलॉटमेंट फॉर ए न्यू बिल्डिंग, ऑल्सो व्हाट इफ द बिल्डर इज नॉट शोइंग द एग्जैक्ट parking, how compensation is calculated, I bought in October 21 and possession date in agreement was 31st March 23, possession is not done yet। देखिए अतुल जैन जी, पहली चीज आप यहाँ पे 2 से 3 सवाल जो है आप पूछ रहे हैं कि पार्किंग का अलॉटमेंट नई बिल्डिंग में किस तरीके से होना चाहिए, और अगर बिल्डर आपके पार्किंग का जो है मैप नहीं दिखा रहा है आपको तो क्या करें, और कंपनसेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो पहले पार्किंग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए डेवलपर अगर आपको पार्किंग बेच रहा है तो उसको उसका डायमेंशन, कहाँ पे पार्किंग रहेगा, पार्किंग का अलॉटमेंट लेटर, उसका नंबर, ये सब कुछ आपको बिफोर एग्रीमेंट बताना होगा, और एग्रीमेंट में ये सारे एनेक्चर अटैच करके एग्रीमेंट डन करना होगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता क्या है, आप पार्किंग तो खरीदते हैं, लेकिन आपके एग्रीमेंट में, आपके कॉस्ट शीट में, आपके अलॉटमेंट लेटर में कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं होता है कि आपको पार्किंग बेचा जा रहा है। पार्किंग के पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेज या फिर ऊपर से कुछ भी पैसे लेके उसके अंदर डाल दिया जाता है। जब आप वर्बली पूछते हैं तो उसके बाइफर्केशन में आपको बता दिया जाता है कि इसमें पार्किंग भी इंक्लूड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस भी हैं, इसमें सोसाइटी फॉर्मेशन भी है, एमिनिटीज चार्जेस हैं, तमाम चीज़ें ब्ला ब्ला करके आपको दिखा दी जाती हैं। पर पार्किंग को अलग से कहीं लिख के नहीं दिया जाता। अगर लिख के दिया जा रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आप इसका मैप दिखाइए, आप इसको इसी समय जो भी पार्किंग नंबर है उसे हमारे एग्रीमेंट में डाल के दीजिए। अब बात आती है कि आखिर डेवलपर ऐसा करते क्यों नहीं है। देखिए पहली चीज़ ये है, जब डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट को बेचते हैं तो उनके पास क्या है, एक तो वो प्राइस पॉइंट रखते हैं, दूसरा यूएसपी ये है कि पार्किंग, अगर वो पार्किंग पहले ना अलॉट करके बाद में अलॉट करते हैं तो उसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो जो बची हुई इन्वेंट्रीज है, मान लीजिए कई बार हायर फ्लोर के अपार्टमेंट्स बच जाते हैं, कई बार लोअर फ्लोर के बच जाते हैं, कई बार मान लीजिए किसी का फेसिंग इस तरीके का है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन या गैप नहीं है, उन सारे फ्लैट्स के लिए एक्स्ट्रा पार्किंग भी डेवलपर कई बार ऑफर कर देते हैं, जिससे कि उसे आसानी से बेचा जा सके, यानी कि उसको एज ए नेगोशिएशन टूल यूज करते हैं डेवलपर। एक चीज़ ये।
दूसरी चीज ये, जैसा हमने आपको पिछले सवाल जवाब के एपिसोड में भी बताया हुआ था कि जब एफएसआई एक्स्ट्रा परचेज करते हैं, चाहे वो एंसिलरी एफएसआई हो चाहे वो पेड एफएसआई हो, इन सब के चलते कई बार जो है फ्लोर की हाइट बढ़ जाती है और तब इस समय कैलकुलेशन लगा पाना कि कितने पार्किंग बचे हैं कितने नहीं, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर उन्होंने अलॉट किया ही नहीं है तो उनके पास ये है कि सबको एक एक ही पार्किंग देना है, कि कुछ अपार्टमेंट को ओपन पार्किंग दे देंगे, कुछ अपार्टमेंट को कवर्ड दे देंगे, क्योंकि अगर आपको वो बेच रहे हैं और शुरू में ही उन्होंने पार्किंग मेंशन कर दिया तो फिर वो फंस जाएंगे, क्योंकि जो नए अपार्टमेंट वो ऊपर बढ़ा के बेच रहे हैं, जो कि प्रीमियम प्राइसेस में बेच रहे हैं, तो उनको अगर वो ओपन पार्किंग देने जाएंगे तो शायद उनको वो कॉस्ट नहीं मिलेगी या फिर बेचने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सारे झमेलों से बचने के लिए डेवलपर बुकिंग के टाइम पे और एग्रीमेंट के पहले आपको पार्किंग का डिटेल बताने से कतराते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इसको पोजीशन तक खींचा जाए, फिर किसी बहाने से आपको जो भी उनके पास पार्किंग होगी उसे अलॉट कर देंगे, फिर कहेंगे ये थर्ड पार्टी ने अलॉट किया, फिर कहेंगे नहीं ये ऊपर से ही होके आता है, ऐसे ही है, तो आपके फ्लैट के साथ यही पार्किंग मिलेगी। कई लोग हैं, अगर मान लीजिए उनको ठीक ठाक पार्किंग नहीं मिली, बहुत ज़्यादा उन्होंने हाथ पैर मारे, तो हो सकता है उनका चेंज हो जाए, लेकिन ये रीज़न होता है जिसकी वजह से डेवलपर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट या बुकिंग के समय आपको पार्किंग कंफर्म नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसे डेवलपर हैं जहां पे आपको पार्किंग क्लियर नहीं मिल रहा, आप अच्छा खासा स्पेस बाई कर रहे हैं, तो आपको ऐसी का परचेज ही नहीं करना चाहिए। आप सीधे तौर पे मना करें, और जब ज़्यादा लोग इसके लिए मना करेंगे तो डेवलपर को मजबूरन एट द टाइम ऑफ बुकिंग एग्रीमेंट के पहले उनको पार्किंग पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना भी होगा, एग्रीमेंट में मेंशन भी करना होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। और बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो एग्रीमेंट के पहले आपको बता भी रहे हैं कि आपका ये पार्किंग रहने वाला 1 रहेगा 2 रहेगा, डायमेंशन क्या रहेगा उसका मैप, या फिर पार्किंग का नंबर आपके एग्रीमेंट में डाल रहे हैं। वो एक अच्छी चीज़ है कि आपको पहले ही पता चल जाए कि मुझे कौन सा पार्किंग मिलने वाला है, बाद का कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। बाद में इधर उधर भी होगा, वो पार्किंग कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो भी आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको एग्रीमेंट के पहले ही चीज़ें बता दी जाए तो। लेकिन अगर आपके एक तरीके से पोजीशन के समय में पता चलता है तो आपके लिए ऐसा हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रखी होती हैं और वो वैसा खरा उतर नहीं पाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने एक सवाल और पूछा है कंपनसेशन को लेके। कंपनसेशन में देखिए सिंपल सा है, मैंने कई वीडियो में बताया और आप सबके लिए, जितने लोग भी सुन रहे हैं अपने जानने वालों को बताएं। कई बार ऐसा होगा कि आप लोग किसी सोसाइटी के ग्रुप पे होंगे, किसी प्रोजेक्ट के ग्रुप में होंगे, आपका पोजीशन आने वाला होगा या फिर आप कंपनसेशन लेना चाह रहे होंगे। तो अगर एक जन भी ऐसे ग्रुप में देख रहा है तो इस वीडियो को या तो शेयर करिए या तो आप खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। देखिए इसका जो मैसेज है वो पहुंचना इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर आपके एग्रीमेंट में कोई पोजीशन डेट मेंशन्ड है तो वही पहली और आखिरी पोजीशन डेट मानी जाएगी। अगर उससे डेवलपर डिले कर रहा है पोजीशन को, देखिए 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए तो कोई भी कंपनसेशन नहीं लेगा, एक मेल करके उनसे एग्जैक्ट टाइम ऑफ पोजीशन जरूर पूछेगा। लेकिन अगर वो डिले 6 महीने का, जैसे आपके केस में आप कह रहे हैं कि वो मार्च 23 में मिलना था पर अभी मार्च आने वाला 24 का, यानी कि 1 साल का डिले है, तो 1 साल का डिले तो अच्छा खासा डिले है। आपको कंपनसेशन के लिए पहले मेल करना चाहिए डेवलपर को। अगर उनसे सही रिप्लाई आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उनको मेल करके बता सकते हैं कि आगे महारेरा में कंप्लेन करने के लिए आप तैयार हैं। अब बात ये आती है कि ये 1 साल का, कई बार लोग ये कहेंगे इसमें तो कोविड के टाइम पे बफर मिला हुआ है। देखिए कोविड के टाइम का बफर तभी कंसीडर होगा जब आपने उस एक्सटेंशन के मिलने के पहले एग्रीमेंट किया है। अगर वो एक्सटेंशन आ चुका था उसके बाद आपका एग्रीमेंट हुआ है तो फिर आपके पोजीशन डेट में कोई भी एक्सटेंशन ऐड नहीं होगा। दूसरी चीज मैं बहुत ही बोल्ड तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि डेवलपर कितना भी एक्सटेंडेड डेट ऑफ पोजीशन, प्रपोज डेट ऑफ पोजीशन महारेरा के पेज पे ले, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। जिनका एग्रीमेंट हो चुका और उनके एग्रीमेंट में वो डेट मेंशन है, आपका मेंशन डेट क्रॉस होता है तो आप कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। डेवलपर नहीं मानता है तो आप कंप्लेन करिए। 1 जन कंप्लेन करेंगे, 2 जन करेंगे, 10 जन करेंगे, और एक ही तरह के अगर कंप्लेन होंगे तो महारेरा उसे क्लब भी कर देता है। और कई बार ऐसा देखने में आया है कि महारेरा ने डेवलपर के फेवर में भी ऑर्डर दिया हुआ है। ऐसे केस में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल तक जरूर जाइए। इस पे हमने डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसे आई बटन पे प्रेस करिए, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए या फिर पहले इसे देख लीजिए, पूरी तरीके से देखें, आपको तमाम चीजें पता चलेंगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो शायद कुछ चीजें मिस हो जाए। और ये हर एक बायर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप खरीद चुके हों या फिर घर खरीदने के लिए जा रहे हों। और जहां तक रही लीगल सपोर्ट की बात, हमारी कोशिश है सौदा घर आने वाले समय पे आपको लीगल सपोर्ट भी, यानी कि आपको लीगली फाइट कैसे करना चाहिए। अगर आप लोग 1 जन है, 2 जन है, आपको डरना नहीं है। अगर आपका पोजीशन समय पे नहीं मिल रहा है,
आपके मेल का रिप्लाई सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आपको कंपनसेशन के लिए लड़ना होगा। किस तरीके से आपको लड़ना है, कैसे आपको कंपनसेशन मिलेगा, ये सारा कुछ आपको जो है सौदागर बताएगा। यानी फंसने से पहले भी सौदागर आपको मदद करने के लिए तैयार है, और अगर मान लीजिए किसी तरीके से आप कहीं ऐसी जगह फंस चुके हैं तो वहां भी सौदागर आपकी मदद जरूर करेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साई जी हैं, इन्होंने लिखा है बॉट रेजिडेंशियल प्लॉट नियर पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज गुड इन्वेस्टमेंट और बैड। देखिए साई जी, पहली बात तो ये समझिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुरंदर, इस पे आप मोहर लगा के मत मान के चलिए कि वहीं पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा। क्योंकि देखिए आज के अगर आप मोटा मोटा 8 से 10 साल पहले जाएंगे तो ये आपका आने वाला था नॉर्थ वेस्ट में। काफी लोगों ने सुना रहा होगा, तलेगांव के आगे आएगा, चाकन में आएगा, ऐसे बहुत सारे जो है बातें अफवाहें उड़ी। फिर वहां के आसपास के लैंड का रेट क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। वहां पे है नहीं, काम चालू नहीं हुआ, शिलान्यास हुआ नहीं है, बीच बीच में खबरें आती हैं और कई बार ये खबरें प्लॉट भी की जाती हैं जिससे कि आपके प्रॉपर्टी की कीमतें हवाई बढ़ा दी जाएं, जिसका ग्राउंड पे कोई बेस नहीं होता है। ऐसे ही आपका नॉर्थ वेस्ट में भी हुआ, यही चीज पुरंदर के बारे में है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने जब बात की, इसके बारे में जिक्र किया, तो जो आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने साफ कहा कि जो नया टर्मिनल है उसे हम जल्द से जल्द ओपन करने वाले हैं, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। पर ये नया टर्मिनल कोई नया एयरपोर्ट नहीं है, ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसी में हमने जैसे कई बार वीडियोस में आपको बताया भी हुआ है कि रनवे भी बढ़ाने की बात चल रही है, और नया टर्मिनल जहाँ पे स्कैन मशीनें ज़्यादा लगाई जाएंगी, जो सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं उसे भी बढ़ाया जाएगा। उसका काम ऑलमोस्ट बच चुका है, कुछ फिनिशिंग स्टेज पे हैं, कुछ एनओसीज बचे हैं। उसके बाद यानी कि 6 महीने से 8 महीने पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस नए टर्मिनल को ओपन कर दिया जाएगा। तो जो कंजेशन अभी आप एयरपोर्ट पे देख पाते होंगे उसमें शायद थोड़ी गिरावट आएगी। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि नए एयरपोर्ट यानी जो दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही पुणे में, उस पर क्या है, तो उन्होंने कहा ये अच्छा होगा कि आप अपने ही स्टेट में, महाराष्ट्र में ही आप अपने मुख्यमंत्री से बात करिए। नए प्रपोजल को अगर वो भेजते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर उस पर विचार करेगी। यानी अभी तक इस पे कहीं मुहर नहीं लगा है कि कहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, क्या होगा, तमाम बातें चली हैं और खबरों के माध्यम से हमने भी कई बार अपडेट किया हुआ है जो भी चीज़ें लोगों के हिसाब से आपके सामने आई थी। पर इस पे आप किसी भी इस तरह के न्यूज़ पे भरोसा करके कि हाँ यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा ही, इसके बेस पे अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए। जहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, 70-80% जो एमिनिटीज़ आपको दिख रही हैं, एमिनिटीज़ का मतलब सिर्फ फ्लैट के अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो आपको बेसिक एमिनिटीज़ लगती हैं, रोड है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके रहने के लिए जो अंदर लिफ्ट्स हैं, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। तो जो एक तरीके से सिविक एमिनिटीज़ हैं उस पर फोकस करिए। अगर वो 70-80% है और आप उससे पूरी तरीके से आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ इतना ठीक है, इसमें 9-10% और बढ़ता है तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, तो ही भरोसा करिए। अगर आप 90% पूरा इस तरीके के स्टेज पे लगा देंगे कि ये बनेगा, इसके बेस पे बढ़ेगा, तो ये गागा ही रहेगा, ये कभी होगा नहीं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है अश्नव मेहता जी का। इन्होंने लिखा है सो मेनी लॉन्चेज डू दीज प्रोजेक्ट्स हैव वाटर क्राइसिस। बिल्कुल, देखिए पुणे जैसे शहर में वाटर क्राइसिस रहता ही है। बरसात का पानी इतना ज़्यादा है कि हम उसका 3% भी सेव नहीं कर पाते हैं। अगर बरसात के पानी का 10% भी हम सेव कर लें तो कहीं ना कहीं हमें पूरे साल पानी की समस्या नहीं होगी। उसके लिए क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग। जितने भी इंडिविजुअल ओनर्स हैं उन्हें घर बनाने से पहले आपको कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। जितने भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको वाटर हार्वेस्टिंग सही तरीके से, केवल एनओसी लेने के लिए, दिखाने के लिए आप वाटर हार्वेस्टिंग मत रखिए। वाटर हार्वेस्टिंग को पूरी तरीके से फंक्शनल रखिए। जो रूफटॉप का पानी है, जो आपके इंटरनल रोड का पानी है, वो फिल्टर होकर अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो वो आपके ही काम में आने वाला है। हो सकता है कि आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, वो पड़ोसी वाले प्रोजेक्ट जो आपके बगल में उनको पानी उसका लग जाए, वो वाटर टेबल में पकड़ ले, लेकिन अगर वो भी वाटर हार्वेस्टिंग करेगा तो हो सकता है उसका बेनिफिट आपको मिल जाए। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग पे हमें फोकस करना होगा। अगर वो आपके प्रोजेक्ट में फंक्शनल नहीं है तो कोशिश करिए इसे फंक्शनल करिए। इसमें कई बार गवर्नमेंट भी कई स्कीमें निकालती हैं जहाँ पे सस्ते में काम हो जाता है और आपको गवर्नमेंट इंकरेज भी करती है, यानी फंड सपोर्ट भी करती है। ऐसा रिक्वेस्ट दे के आप वहाँ से भी फंड सपोर्ट ले सकते हैं। आपस में 100 मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं, 1000 मेंबर हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तो ये चीज़ें होंगी। क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग पुणे जैसे शहर में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हार्ड रॉक है, पानी नीचे नहीं जा पाता है वाटर टेबल तक।
इसलिए अगर आप 250 फीट 300 फीट भी चले जाएं तो ऐसे कई लोकेशन है जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, कई बार 200-250 फीट पे मिल भी जाता है, तो साल के हर महीने तक वो आपका जो है फंक्शनल नहीं होता है, क्योंकि उस पूरे वाटर कैविटी में इतना पानी स्टोर ही नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि पानी अगर हम इतना यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग करके उसे एक तरीके से और संरक्षित करें। दूसरी चीज़, हमें पानी के यूजेस पे ध्यान देना होगा। अगर मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे ही टैप को ओपन करते हैं आप थोड़ा ओपन करें, इससे आप 50% तक पानी बचा सकते हैं। और कई बार अगर आप बकेट में पानी लेके उसके बाद यूज करेंगे तो भी पानी की बचत आप कर सकते हैं। शावर का यूज कम करिए, गर्मी जैसे स्टार्ट हो गया आप इस सीजन में। कपड़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप धुलें, जिसमें कई तरीके होते हैं, आप इसे इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कैसे पानी को बचाया जाए, वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा आपका जो फिल्टर है, आरओ फिल्टर है, वहाँ से जो वेस्टेज निकल रहा है उस पानी को इकट्ठा करिए। आप अपने जितने भी आपने प्लांटर वगैरह लगा रखे हैं, जितने प्लांटर हैं, फ्लावर बेड्स हैं, उसमें वो पानी आप डालिए और उसका उपयोग कई बार जो है आप एक तरीके से कपड़े वगैरह धोने में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं और हम सब अवेयर होंगे तो कहीं ना कहीं पानी को हम लोग संरक्षित भी कर पाएंगे, पानी का उपयोग भी कर पाएंगे और ये समस्याएं इतना विकराल रूप नहीं लेंगी। अगर आप ये सोचेंगे नल से पानी आ ही रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा हमारे यहाँ मीटर लगा, ज़्यादा यूज कर लो, ये माइंडसेट से क्या होगा कि ये सबके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि पानी नल से नहीं आता है, पानी टैप से नहीं आता है, पानी बरसात का ही होता है या फिर हमारा ग्राउंड वाटर होता है, उसके लिए आप पैसे भी दे रहे हैं। और अगर अभी पानी की समस्या है तो आने वाले समय पे क्या होगा इसके बारे में हमें सोचना होगा। नदियाँ, तालाब, किस तरीके से हमने पोल्यूशन फैला रखा है ये तो सबको पता ही है और हमने लगातार दिखाया भी है। इसलिए वाटर के संरक्षण में, वाटर हार्वेस्टिंग में और उसके यूजेज में हमें खासकर ध्यान जरूर देना होगा। आगे चलते हैं। सुयोग जी हैं, इन्होंने लिखा है व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ रिंग रोड ऑन प्रॉपर्टीज नियर बाई। रिंग रोड विल बी एक्सेसिबल टू देम, इज इट टोल कंट्रोल्ड? रियल एस्टेट इज बीइंग सोल्ड इन द नेम ऑफ रिंग रोड, बट आई थिंक मेन यूजर विल बी हैवी व्हीकल एंड नॉट पीपल स्टेइंग नियर बाई टू रिंग रोड। देखिए सुयोग जी, पहली बात कि ये रिंग रोड का जो शिगुफा है, ये शिगुफा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1.5 से 2 डिकेड से ये बातें चल रही हैं। 2 रिंग रोड हैं, इनर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड है, इसलिए भी हमने तमाम वीडियो छोटे बड़े लगातार बनाए हुए हैं। अभी जो आपका एक तरीके से रिंग रोड का 50-60% लैंड एक्विजिशन का काम वो पूरा हुआ है, पर ये काम पूरा कंप्लीट होने में समय लगेगा। जैसा आपने खुद कहा कि देखिए ऐसा नहीं कि इसमें केवल हैवी व्हीकल यूज करेंगे, ऑब्वियसली है हैवी व्हीकल्स यूज करेंगे। मान लीजिए कोई नगर हाईवे से आ रहा है, कोई सोलापुर हाईवे से आ रहा है और फिर आपका मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे है, सातारा हाईवे है, तो इन सबको वो बाहर से कनेक्ट कर देगा। तो हैवी व्हीकल सिटी के अंदर नहीं आएंगे तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा, जो यहाँ की सिटी के अंदर की व्हीकल है वो आसानी से मूव हो पाएंगी। एक चीज़ तो ये होने ही वाला है, एक्सीडेंट में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन रिंग रोड का फ़ायदा नॉर्मल पब्लिक भी लेगी, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे नहीं है कि आपको बीच में आप उस पर एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए यहाँ से अगर आपको मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ना है तो आपको पूरे सिटी से होके जाना होता है। अगर आपके पास रिंग रोड होगा, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, तो आप सीधा सारे इंटरनल रोड को, सिटी को क्रॉस करके बाहर से बाईपास करते हुए आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो फायदा हर कोई उठा पाएगा। लेकिन इसके बेस पे कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिए। इसके बेस पे 10 साल से प्रॉपर्टी बेची जा रही हैं और जो किसी लोकेशन का जो एक रियल प्राइस रहा होगा उससे काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइस पे लोगों को बेचा गया है और लोग खुश भी हो जाते हैं। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ही नहीं देते। आपने ये कभी सोचते ही नहीं कि उसमें सीवर लाइन होगा, उसमें क्रैक्स भी आएंगे, उसमें समस्याएं भी आएंगी, टाइल भी बेकार क्वालिटी का हो सकता है, डोर बेकार क्वालिटी का हो सकता है, सही तरीके से जो प्रोमिसेस की गई थी उसे पूरा भी नहीं करेगा डेवलपर। ये सब आप सोचते ही नहीं है। आप हवा हवाई गए, आपने देखा, लोगों ने अच्छी बातें की, जैसा हमने पहले ही शुरुआत में बताया, कहीं बातों में फंस गए, कहीं इमोशनली फंस गए, कहीं कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई, आप उसी के ऊपर भरोसा करके फंस गए। तो ऐसा मत करिए, समझिए, बूझिए, थोड़ा समय लीजिए, उसके बाद लीजिए प्रॉपर्टी का डिसीजन फाइनल। कहीं भी आपको समस्या लगती है, सौदागर की मदद ले सकते हैं। उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा। आप अपनी समस्या बिना कुछ सोचे भेजिए, जितने जल्द से जल्द कोशिश रहेगी कि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। बाकी आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों का आशीर्वाद सौदागर पर लगातार बना है, ऐसे ही बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।